सलाम अलैकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है। और कैसा जा रहा है? हैं? सही, अच्छा जा रहा है। पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही? मजा आ रहा है? अभी तो मजे शुरू हुए हैं बस। क्या पढ़ा था आपने पिछली क्लास में? लिंक और डिस्क्रिटाइजेशन पढ़ा था हमने। और हम बात कर रहे थे किसके बारे में? कि हम डमी वेरिएबल्स जो है वो क्रिएट करते हैं। क्यों करते हैं? इनकोडिंग करते हैं। इनकोडिंग क्यों करते हैं? वो कौन? वो कौन? एमएल का वो होता है, वो कौन होता है? हाँ, ठीक है। तो नंबर तो हमने दे दिए थे, लेकिन फिर हमने कहा था नहीं, वो नंबर भी नहीं चलेंगे। हाँ, तो हमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म इस्तेमाल करना था। मैं रिपीट करता हूँ इस बात को कि जो हम बात कर रहे थे कि डमी जो हमारे पास है वेरिएबल, बेसिकली हम इसको यहाँ तो डमी कहते हैं, बट असल में हम अगर मशीन लर्निंग टर्म से बात करें तो हम इसको इनकोड कर रहे होते हैं। यानी अगर मेरे डेटा में कोई कॉलम आ गया है, फॉर एग्जांपल कलर्स का कॉलम है, और उसमें एक रिकॉर्ड में रेड लिखा हुआ है, दूसरे रिकॉर्ड में ग्रीन लिखा हुआ है, तीसरे रिकॉर्ड में फिर रेड लिखा हुआ है, चौथे रिकॉर्ड में ब्लू लिखा हुआ है, पांचवें रिकॉर्ड में ग्रीन लिखा हुआ है, छठे रिकॉर्ड में ब्लू लिखा हुआ है, सातवें रिकॉर्ड में फिर ब्लू लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मैं वैसे ही रैंडमली लिख रहा हूँ। राइट, ये मेरे डेटा के बहुत सारे कॉलम्स में से कोई एक कॉलम है जिसके अंदर रिकॉर्ड में कलर्स कलर्स की वैल्यू में ये लिखा हुआ है। तो इधर हमारे पास हम फौरन चेक करते हैं कि हमारे इस कॉलम के अंदर कितने कितने कलर्स आ रहे हैं। तो वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिक निकाल लेते हैं। ठीक है, या वैल्यू काउंट्स निकाल लेते हैं, पता चल जाता है। तो इस वक्त हमें नजर आ रहा है हमारा यूनिक कलर क्या है, रेड। रेड है, और क्या है? ग्रीन है, और ब्लू है, और ऑरेंज। ये चार कलर्स हैं जो हमारे इस वक्त डेटा में क्या हुए हैं, मौजूद हैं। ऐसा ही है। हाँ, अब मसला ये है कि अगर मैं इन कलर्स को नंबर्स दे दूं, ठीक है, 1 2 3 और 4, यही बात। तो हमने क्या कर लिया, बेसिकली कैटेगरिकल वैल्यूज को एक न्यूमेरिकल नंबर असाइन कर दिया। और हम ये जानते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो क्या करता है, नंबर्स पर ही काम करता है। तो आधी बात तो हमने सही कर ली है, बट यहाँ पर हम एक प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे। और वो प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा मॉडल जो है वो बायस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, अभी कुछ टर्म यूज कर रहा हूँ जो अभी नहीं समझ में आएंगी, बट वी विल गो थ्रू विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब हम वहां तक पहुंचेंगे, बायस क्यों हो जाएगा? जब मैं कलर्स आपसे कह रहा हूं कौन सा कलर अच्छा है, रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज, इनमें से कौन सा अच्छा है? हाँ, आप कहेंगे रेड अच्छा है, आप कहेंगे कि आप, क्योंकि आपको रेड अच्छा लगता है, और कहेंगे ऑरेंज अच्छा लगता है उनको। ठीक है, बट देर इज नो कंपैरिजन। कलर्स में कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है?
क्योंकि हर बंदे की अलग चॉइस होगी पसंदीदगी की। अच्छा, जो नीचे नंबर लिखे मैं कहूँ इनमें से सबसे बड़ा नंबर ले आओ, तो कोई बेवकूफ 1 लेकर आएगा? क्या लेकर आएगा? कोई है जो 3 ले आएगा? नहीं ना। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वैल्यूज गिवन है, ऊपर वैल्यूज गिवन है वो अनकंपेरेबल वैल्यूज हैं, ऐसे ही है, वो अनकंपेरेबल वैल्यूज है, यानी वो नॉमिनल वैल्यूज है। कैसी वैल्यूज है? और हमने जब उनको इनकोड कर दिया है तो हमने गलती से क्या कर दिया, उनको ऑर्डिनल बना दिया है। तो जिस तरह अब ऑर्डिनल बनने के बाद हम हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि क्या पकड़े, 4, और ये चीज पहले नहीं थी। तो इस चीज से बचने के लिए हम एक फर्दर स्टेप करते हैं कि हम इसको इस तरह से नंबर्स में ट्रांसफॉर्म करें कि वो नंबर भी हो जाए और उसके अंदर ऑर्डिनैलिटी भी ना आए। बात, मसला समझ में आ गया सबको? कि हमने ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करनी है कि वो नंबर भी बन जाए और वो सॉर्टेबल भी ना हो, उसमें कोई ये ना कह सके ये नंबर बड़ा है नंबर छोटा है। तो उसके लिए देयर आर मैनी टेक्निक्स। अच्छा, ये बात मैं इसलिए डिटेल में कर रहा हूँ, पिछली दफा भी की थी, अभी भी कर रहा हूँ, कि दिस इज द बैकबोन बिहाइंड एवरी प्रोसेसिंग। जो कुछ आप देख रहे हैं आज की दुनिया में, चाहे लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो, चाहे इमेज मॉडल्स हो, चाहे कुछ भी हो, वहां ये मैंडेटरी है। ठीक है, तो आपने बहुत आगे चल के हमने बहुत बिगर लेवल पे ये सारा काम जो है ना वो करना है। उसकी दर्जनों टेक्निक्स हैं जो हमने क्या करनी है, इस्तेमाल करनी है इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए। अभी जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं ये सबसे बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसकी मदद से हम अपने डेटा को क्या कर लेते हैं, वेक्टराइज कर लेते हैं, इनकोड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इनकोड कर लेते हैं, छुपा देते हैं, इनकोडिंग कर देते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम हमारी जितनी वोकैबुलरी होती है, यूनिक वोकैबुलरी, वो सारी वोकैबुलरी हमने ले लिया यहाँ पर, ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज। और फिर हम क्या करते हैं, अगर हमारे डेटा में क्या आ रहा होता है, क्या आ रहा होता है अभी, अगर डेटा के अंदर रेड आ गई ये वैल्यू, तो हम यहाँ रेड समझ लो कि एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं 1, और ये क्या रहेगा हमारे पास 0 0, और यहां पर 0 1 0 और 0, फिर यहां पर 0 0 1 0, एंड देन इस जगह पर क्या होता है हमारे पास 0 0 0 और 1। तो बेसिकली क्या हुआ, अब रेड के लिए मेरे पास एक अलग ही कहानी बन गई है। अब मेरा रेड जो है वो बेसिकली क्या है, 1 0 0 0, ये किसका कोड हो गया, रेड का। 0 1 0 0, ये किसका कोड हो गया है, ग्रीन का। और 0 0 0 1 किसका कोड हो गया है, ऑरेंज का। और 0 0 1 0 किसका हो गया है, ब्लू का। अब ये है भी नंबर और ऑर्डिनल भी नहीं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वन हॉट इनकोडिंग कहते हैं। वैसे डमी है ये, बट दिस इज नॉन एज वन हॉट इनकोडिंग। आप जब देखेंगे मुख्तलिफ इमेजेस में तो यू सी कितने कलर्स हैं यहाँ पर, रेड ब्लू ग्रीन ब्लू। तो क्या हो गया अभी, कलर रेड 1 ब्लू 0 ग्रीन 0, फिर कलर रेड 0 ब्लू 1। समझ आ रही बात? इसी तरह कलर के अलावा कोई भी चीज हो सकती है, लाइक दिस वन। क्या नजर आ रहा है हमें, डेटा में फूड का नाम है एप्पल, चिकन और बार क्या अभी ब्रोकली। ठीक है, तो अब इसको इनकोड कर दिया,
एप्पल 1 चिकन बार्कलोने 00, फिर अगर हमारे पास चिकन आ गया तो 010.001। तो अब वो जो फूड नेम का कॉलम था वो एक कॉलम था, उसके अंदर कैटेगरीज कितनी हैं? 3। तो इस 3 कैटेगरीज की वजह से 3 मजीद कॉलम क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। इसका सबसे ड्रॉबैक ये है कि अगर मेरे पास मेरे डेटा में मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हैं और वहां हंड्रेड्स ऑफ कैटेगरीज हैं, तो उस कॉलम को इनकोड करने के लिए 100 कॉलम ऐड हो जाएंगे। ऐसा होगा? जब यहाँ 3 ऐड हो रहे हैं तो वहां अगर 100 कैटेगरीज होगी तो 100 कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। क्लियर है बात? ये अभी फिलवक्त हमारा टॉपिक जो है, क्योंकि डमीज से मुतालिक चल रहा है इसमें, तो हम इसको अभी डमी ही कहते हैं, इनकोडिंग नहीं कहते। बट इनकोडिंग करने के लिए हम डमी इख्तियार करते हैं बाद में। अच्छा जी, तो हमने यहां पर देखो, ये वाले डेटा सेट पे किया था हमने। यहां कितने यूनिक आइटम हैं? 1 2 3 4 5 6 6 यूनिक वैल्यूज है ना। जब 6 यूनिक वैल्यूज हैं तो यहां पर फूड के लिए कितने कॉलम बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। और अगर किसी और कॉलम में भी कैटेगरिकल डाटा होगा और उसके अंदर भी मुख्तलिफ कैटेगरीज होंगी तो उसके लिए अलग कॉलम ऐड होंगे, उसके लिए अलग कॉलम ऐड हो जाएंगे। क्लियर है बात? इसको दोबारा करें या बात समझ में आ गई? हाँ, दोबारा कर दें। आज 20 क्लास कौन सी? 30 क्लास को है माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा देखो, यहां पर मैंने क्या किया, अभी ये लाइब्रेरी हटा रहा हूं, ये डेटा है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, ये डेटा है हमारे पास, एम्प्लॉय आईडी, उसका जेंडर और उसके रिमार्क्स। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं? पांडास को बोल रहे हैं कि भाई क्या कर दो, क्या कर दो भाई, कि भाई कैटेगरिकल कॉलम्स को क्या कर दिया जाए? डमीज में कन्वर्ट कर दिया जाए। अच्छा, ये इधर बताना पड़ा है, अगर हम ना भी बताएं तो वो डायरेक्ट जितने भी कैटेगरी कॉलम होते हैं उस पर पूरे डेटा में सारे कैटेगरी कॉलम में वो इम्प्लीमेंट कर देता है। ठीक है, मैं इसको अपनी जबान में करता हूं। पहले हमने क्या किया, पीडी डॉट गेट डमीज, ठीक है, इसके डमीज निकालने मैंने हमारे डीएफ के, ये डीएफ है ना, इस डेटा के मैंने कहा यार डमीज निकाल दो। डमीज निकालने के बाद मैं कह रहा हूं ये मेरे पास क्या बन जाएगा? इनकोडेड डाटा। अभी कुछ भी नहीं किया, बस ये डाटा फ्रेम बनाया, बन गया। ठीक है, डाटा फ्रेम बनने के बाद आप इसको अभी भूल जाएं। ठीक है, ये डाटा, इसमें कौन कौन से कॉलम ट्रांसफॉर्म होंगे? जेंडर और
रिमार्क्स। जेंडर में कितने जेंडर आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब जेंडर के 2 कॉलम ऐड हो जाएंगे, जेंडर एम जेंडर एफ। और रिमार्क्स में रिमार्क्स गुड, रिमार्क्स नाइस, रिमार्क्स ग्रेट। सी इनकोडेड डाटा में हम देखते हैं इसके डेट टाइप को इंड कर देता हूं ताकि ये 10 की शक्ल में नजर आए। ठीक है, आईडी वहीं खड़ा हुआ है, तो क्योंकि आईडी न्यूमेरिकल कॉलम में था। जेंडर एफ जेंडर एम 2 क्यों आए? क्योंकि वहां 2 ही कैटेगरीज थी। फिर रिमार्क्स गुड, रिमार्क्स ग्रेट, रिमार्क्स नाइस। समझ में आ गई बात? ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, ये काम हमने किया है अभी, कंप्यूटिंग इंडिकेटर डमी वेरिएबल्स। अच्छा, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग हमने पाइथन में भी बड़ा डिटेल में पढ़ा हुआ है, स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस भी हमने पाइथन के अंदर कवर किए हुए हैं। बट स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में एक चीज जो हमने और पढ़नी है, दैट इज नॉन एज रेगुलर एक्सप्रेशन। क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन। नाम सुना हुआ किसी ने? हाँ, क्या होती है रेगुलर एक्सप्रेशन? अच्छा, मैं अगली क्लास में रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ाऊंगा, इसकी नोटबुक में जरा अच्छे से बना के ना फिर पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कवर नहीं किया है, छोटे छोटे से फंक्शन दिए हुए बेसिकली मेरे पास है, तो मैं उसी से इसको पढ़ाऊंगा। हम इसमें सारी तरह की जो है ना, ये होता बेसिकली क्या है मैं बता दूं। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? किसी भी टेक्सचुअल डाटा के अंदर से अगर हमें डाटा फिल्टर करना होता है, डाटा स्क्रैप करना होता है, तो हम जो चीज हमें स्क्रैप करनी होती है उसका हम एक पैटर्न डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? पैटर्न। जैसे मेरे पास एक पूरी बुक है टेक्स्ट की फॉर्म में, पीडीएफ है, उस पीडीएफ में लोगों के नाम भी लिखे हुए, सब पता नहीं क्या क्या है, बट मुझे उसमें से सबके ईमेल एड्रेसेस क्या करने, उठाने। पूरे टेक्सचुअल डाटा में से सबके क्या उठाने? ईमेल एड्रेस उठाने। अब ईमेल एड्रेस उठाने के लिए मैं क्या करूंगा? ईमेल एड्रेस की रेगुलर एक्सप्रेशन लिखूंगा। क्या लिखूंगा? जैसे मैं अगर आपको यहां दिखाऊं, रिजेक्ट्स भी कहते हैं इसको, और कंप्लीट कहें तो रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। ये क्या लिखा हुआ भाई? रेगुलर एक्सप्रेशन मैच करो। अब ये इस तरह लिखना पड़ता है ना, ये फॉर्मेट है पूरा। अभी आपको बिल्कुल समझ नहीं आता होगा, ब्रैकेट्स के अपने मतलब है, सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है? अभी शुरू में क्या आ सकता है? A to Z स्मॉल लेटर आ सकते हैं, A to Z कैपिटल लेटर आ सकते हैं, 0 to 9 नंबर भी आ सकता है, डॉट भी आ सकता है, सिंबल भी आ सकता है, देन उसके बाद एट द रेट का निशान आएगा लाजमी, और फिर इनमें से दोबारा कोई लेटर, कोई नंबर, कोई डॉट, कोई हाइफन आ सकता है, एंड देन आगे A to Z तक कुछ आ सकता है। अब ये डॉलर का कुछ मतलब है, कर्ली ब्रैकेट का कुछ मतलब है, स्क्वायर ब्रैकेट का कुछ मतलब है, प्लस का कुछ मतलब है, स्टार का कुछ मतलब है, ये सब। अब वे जैसे ही इसमें ईमेल, इस ईमेल को यहां पास करूंगा इस रेगुलर एक्सप्रेशन में से, तो अगर ईमेल इस फॉर्मेट से मैच कर रही होगी
तो वो क्या कर लेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो अब हम पूरा टेक्स्ट इसके अंदर से पास करेंगे तो ईमेल एड्रेस उठा लेंगे। मोबाइल नंबर उठाने तो मोबाइल नंबर का अपना, पाकिस्तानी मोबाइल नंबर का अपना फॉर्मेट है, इतने डैश लगा होता है, इतने नंबर्स के बाद इतने बाद इतने नंबर होते हैं, तो सारे मोबाइल नंबर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अपने टेक्स्ट में से। तो आज के दौर में आपको रेगुलर एक्सप्रेशन का पता होना चाहिए, ठीक है। जाहिर कोई भी आदमी ये नहीं करेगा कि बैठ के खुद ही कोई फॉर्मेट है वो उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने बैठ जाएगा। आज के दौर में करेंगे आप ऐसा? फौरन क्या करेंगे आप? हाँ, फौरन गूगल में जाएंगे, बोलेंगे इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन देंगे, और आप लेंगे और वहां इंप्लीमेंट कर देंगे। बट क्या क्या हो सकता है, क्या क्या मेथड्स हैं, ये जरूर पता होने चाहिए। तो इसकी हमारे पास एक पूरी जो है पैकेज बना हुआ है, हम इसको इंपोर्ट भी करेंगे। इंपोर्ट आरिफ, तो आरिफ और ये वाली आरिफ है जिससे सब कट जाता है। तो याद रखिएगा, ये मैं अगली क्लास में इसको एक बार ही में खत्म कर लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेटा रैंगलिंग। रैंगलिंग किसे कहते हैं? हाँ, रैंगलिंग वर्ड सुना है? रैंगलिंग आगे लिखा हो ये यार, ज्वाइन, कंबाइन, रीशेप। डेटा को क्या करना, ज्वाइन लगाना, कंबाइन करना, रीशेप करना, ये सारा काम जो है वो क्या कहलाता है? डेटा रैंगलिंग कहलाता है, ठीक है। हमारे पास अच्छा, ये वाला काम करने के लिए मैं एक छोटा सा डेटा सेट लूंगा और उसके ऊपर ये काम करेंगे ताकि हम उसके आउटपुट को कंपेयर कर सकें। बड़ा डेटा सेट होगा तो क्या किससे ज्वाइन हुआ पता ही नहीं चलता है ना। तो रीशेप तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है। नंपाई के अंदर रीशेप पढ़ा हुआ था कि हमारे किस तरह से जो है ना वो 1D को 2D में, 2D को 3D में, 3D को फिर 1D में, और किसी ना किसी डायमेंशन में रीशेप करते रहते हैं। कंबाइन भी आपने पढ़ा हुआ है। कंबाइन में क्या होता है भाई? मुख्तलिफ सोर्सेज से डाटा लेके आप कंबाइन करते हैं। मुख्तलिफ सोर्सेज से डाटा लेके आप क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, डाटा स्टैकिंग करते हैं, एक के ऊपर एक डाटा। याद है? हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग, वर्टिकल स्टैकिंग, सारे पढ़ा था ना। तो बिल्कुल वैसा ही है। इसके लिए मैं क्या करता हूं, आपको भी एक डाटा फाइल शेयर कर रहा हूं एयरफोर्स शेयर पे, उसी को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये फाइल मैं दे रहा हूं आपको, टेस्ट डेटा की। ग्रुप में भी दे दूं? अच्छा, ग्रुप
7 वाले जो लोग हैं ना, वो ग्रुप 8 को ही ज्वाइन कर लें, लिंक में भेज दूंगा। तो ठीक है, ये टेस्ट डेटा वाली फाइल में लोड कर रहा हूं। डॉट रीड कब तक पहुंच गई फाइल? अच्छा, क्या हो गया? पुरानी वाली फाइल में कर दी। ठीक है, डेटा हमने रीड कर लिया है, बट हमारे पास जो डेटा फाइल है ना, उसके अंदर जो शीट्स हैं वो 3 शीट्स आ रही है, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। तो हमने एक ही फाइल में से तीनों शीट्स लोड करनी है। यहां पर मैं शीट नेम में 0 और इसको कह देता हूं डेटा 1, देन शीट 1 इसको 0 ही कह देता हूं, 0 है तो, देन 1, देन 2। ठीक है, अब मेरे पास डेटा 0 जो है वो इस तरह का है, इसमें 0 to 8 9 रिकॉर्ड्स हैं, और डेटा 1 जो है वो इस तरह का है, इसके अंदर 11 रिकॉर्ड्स हैं, एंड डेटा 2 इस तरह का है, इसमें 9 रिकॉर्ड्स हैं। सबने लोड कर लिया। क्या भाई, तुम्हारा लैपटॉप सही नहीं हुआ अभी है? कंप्यूटर है कहाँ है? तो यहाँ पर क्या है? तुम मसाला टीवी भी देखा करो, शेफ बन जाओगे। चले आगे। हाँ, फाइल फाइल शेयर कर दी यार, 2-2 ग्रुप में शेयर करी, एयरफोर्स शेयर पे डाल दी। तीनों फाइल नहीं है भाई, क्या सुन रहे हो तुम लोग? एक ही फाइल में 3 शीट्स हैं। एक ही फाइल में कितनी शीट्स हैं? 3 शीट्स हैं।
अब हमारे पास जी एक्सेल के अंदर अगर हाँ हाँ यहां बैठ के मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे पास इस फाइल के अंदर कितनी शीट्स ऐड है? यार कभी किया नहीं, लेकिन बता दूंगा, पता चल जाएगा। ये मैंने अलग अलग लोड की है, ये जरूरी नहीं कि मैं अलग अलग लोड करूं, मैं इनको एक साथ भी लोड कर सकता हूं, लेकिन फिर वो आपको समझ नहीं आता उस वक्त। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डाटा 0, डाटा 1, डाटा 2, तीनों फाइल्स का डाटा यहाँ आ जाता, और यहाँ पर मैं ज़रा लिस्ट बना के शीट्स के नाम प्रोवाइड कर दूँ तो वो डायरेक्ट गिर जाएंगे इसमें। तो ये वाला मैं बता दूंगा देख के कि मैं यहाँ कोडिंग से बैठ के ये कैसे पता चलाऊँ कि मेरे पास कितनी शीट्स हैं इस एक एक्सेल फाइल के अंदर। अच्छा भाई, तो अब हमारे पास ये डेटा सेट है, एंड व्हाट वी सी हियर कि जो डेटा सेट 0 है उसके जो कॉलम्स हैं, सेल्समैन आईडी, ये सेल्समैन का नाम है, कौन से शहर का है, कौन सी प्रोडक्ट बेचता है, और उसका मैनेजर कौन है। समझ में आ रही बात? जो दूसरा डाटा है उसमें सेल्समैन आईडी है, सेल्समैन नेम है, उसका सिटी है, उसकी प्रोडक्ट है, उसका मैनेजर है, और उसका एक्सपीरियंस कितना है। और एक तीसरा है, उसमें सेल्समैन नाम है, उसका रीजन है, और उसकी सेल्स कितनी है, और उसने कितना अमाउंट का सेल्स किया हुआ है। राइट? मैं क्या करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये जो दो डाटा सेट्स हैं, डाटा 0 और डाटा 1, ठीक है, ये मेरे पास जो दो डाटा फ्रेम्स हैं या दो टेबल्स हैं, मैं इन दोनों टेबल्स को क्या करना चाह रहा हूं, कंबाइन करना चाह रहा हूं। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा अभी, pd डॉट, एक तो हमारे पास कॉनकैट का फंक्शन है, किसका? कॉनकैट। कॉनकैट में यानी कॉनकैटिनेशन, और इस कॉनकैटिनेशन में मैं लिस्ट ऑफ डाटा फ्रेम्स जो है वो बता देता हूं कि डाटा 0 को डाटा 1 के साथ क्या कर दिया जाए, कॉनकैट कर दिया जाए। यहाँ फिर सवाल पैदा होगा ये कैसे करेगा, यूं करेगा, यूं करेगा, यूं करेगा, कैसे करेगा? याद है ना, नंपाई में हमने किया था हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या डेप्थ। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर चेक करते हैं कि भाई ये कॉनकैट जो है एक्सिस किस पे कर रहा है, 0 पे कर रहा है। किस पे कर रहा है? एक्सिस 0। तो अब जब मैं इसको इधर रन करता हूं, मैं इसको नए डाटा टेबल में, डाटा फ्रेम में सेव भी कर सकता हूं, बट अभी जरूरत नहीं है, सिर्फ हम चेक कर रहे हैं कि हमारा आउटपुट जो है वो कैसा आ रहा है। तो वो भाई एक्सिस 0 पे जब कॉनकैट हुआ तो डाटा 0 ऊपर आ गया सारा, और डाटा 1 जो है वो नीचे आ गया। अब मसला ये था कि डाटा 0 के पास एक्सपीरियंस का कॉलम नहीं था, और डाटा 1 के पास एक्सपीरियंस का कॉलम था। तो ये इसने क्या कर दिया, यहाँ पर सारी वैल्यूज क्या कर दी हैं, एन एंड डाल दी। ठीक है, ये अभी नए वर्जन के अंदर तो इसने अलाउ कर दिया है, तो पहले ये पांडाल अलाउ ही नहीं करता, कहता भाई शेप मैच ही नहीं करता, दोनों की शेप मैच नहीं हो रही है, वहां एक कॉलम कम है, वहां ज्यादा है, एरर देता, अलाउ नहीं करता। अभी कहता है ठीक है। अच्छा, ये बात समझ आ रही? अच्छा, जब मैंने इनको मिला दिया है तो वी हैव अ प्रॉब्लम। इंडेक्स जो है वो क्या है, 0 1 2 7 8, फिर दोबारा 0 1 2 3 4। तो ये इशू हमारे साथ आता है, अक्सर आता है कि जब हम दो सोर्सेस से डाटा लेकर आते हैं तो हमारे इंडेक्सेस क्या हो जाते हैं, सब आगे पीछे हो जाते हैं। या अगर मैं डाटा की क्लींजिंग कर रहा होता हूँ तो फिर कुछ डाटा डिलीट हो जाता है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड डिलीट हो जाते हैं, तो वो इंडेक्स बीच में से क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। फिर हमें क्या करना पड़ता है, उन इंडेक्स को दोबारा सीधा करना होता है। उसके लिए क्या करते हैं हम, हमारे पास
रीसेट इंडेक्स का एक फंक्शन होता है, ठीक है, हम वो इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इधर ही मैं क्या करता हूं, डॉट लगाता हूं मैं यहां पर रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स। अच्छा, मैंने इसको रन किया तो यू सी ये 0 से लेके अब ये कहां तक पहुंच गए, 19 तक पहुंच गए, लेकिन पुराने वाले इंडेक्स अभी उसने क्या करे भाई, होल्ड किए हुए। पुराने इंडेक्स को भी जाया नहीं किया हुआ है, जो जेन्युइन इंडेक्स थे वो अभी होल्ड किए हुए हैं। तो यहां पर मैं इसको बता सकता हूं, ठीक है, ड्रॉप ड्रॉप ट्रू कर दूं मैं इसका, तो पुराना वाला क्या कर देगा, ये ड्रॉप कर देगा, ठीक है। समझ आ गई बात। अब ये जो एक्सपीरियंस है एन वैल्यूज का, इनको क्या करूं, वो आपने बहुत अच्छी तरह सीखा हुआ है एन वैल्यूज को हैंडल करना। अब ये 50% वैल्यूज जो है वो क्या हुई हुई है, मिसिंग हुई हुई है। तो अब आप बाद में खुद ही फैसला कर लिए कि क्या करना है, फिल करना है या कॉलम ड्रॉप करना है, क्या करना है। सही है, हो जाएगा ना। अच्छा, ये तो हो गया हमारा डिफॉल्ट एक्सिस 0 के ऊपर कॉन्केटिनेट। मैं अब यहां पर क्या कर रहा हूं, pd डॉट कॉन्केट डेटा 0 डेटा 1, और मैं क्या कह रहा हूं, एक्सिस क्या कर दो इसका 1 कर दो। कैसा आएगा, आमने सामने आ जाएगा। लेकिन जब आमने सामने आएगा तो कुछ कॉलम की डबलिंग हो जाएगी, यहां भी सेल्समैन आईडी है और उसमें भी सेल्समैन आईडी है, तो क्या दो सेल्समैन आईडी हो जाएंगी, ऐसा पॉसिबल है। हम सारे ऐसा नहीं करते कि हमारे एक ही डेटा फ्रेम के अंदर, एक ही टेबल के अंदर दो दो सेम कॉलम हो। तो फिर ये क्या करेगा, क्या हमें एरर देगा या कुछ और करेगा। क्या किया भाई इसने तो लगा दिया सेल्समैन आईडी, सेल्समैन आईडी, सेल्समैन नेम, सेल्समैन नेम, सिटी, सिटी, ठीक है। अब ये कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो नए वर्जन में पॉसिबल हो रही हैं, वरना यहां पर वो एक प्रीफिक्स लगा देता है, राइट और लेफ्ट का एक्स वाई लगा देता है, ताकि उससे कॉलम नेम क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। पहले हॉरिजॉन्टल हुई थी, अब वर्टिकल हुई थी। हॉरिजॉन्टल कैसी होगी, 0 पे ना, हाँ, एक्सिस 0 डिफॉल्ट है, हॉरिजॉन्टल में नीचे लगाएगा ना, और वर्टिकल में जी, सही है। चलो आगे बढ़ू। अच्छा जी, pd डॉट कॉन्कैट अब ये जो हम कॉन्कैट कर रहे हैं ना, ठीक है, ऐसा कॉन्कैट हम कर देते हैं अगर हमारे पास, समझना इस चीज को, क्योंकि जब कभी भी आप डेटा ग्रैब कर रहे होंगे तो इन मसाइल का शिकार होंगे। जब कभी हमारे पास मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा आ रहा हो और दोनों के अंदर जो कॉलम्स हैं वो सेम होते हैं, ठीक है, तो फिर हम डेटा बढ़ाने के लिए उसको क्या करते हैं भाई, हॉरिजॉन्टल कॉन्कैटिनेशन करते हैं। फिर सेल्समैन के नीचे और सेल्समैन ऐड हो जाए, अमाउंट के नीचे और अमाउंट का अमाउंट ऐड हो जाए, एंड सो ऑन चलता रहता है। लेकिन हमारे पास डेटा को
बहुत सारे डेटा को एक साथ करने के लिए हम डेटा मर्ज करते हैं। क्या करते हैं? अच्छा, एक है कॉन्कैट करना और एक है मर्ज करना। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ ठीक है, सही कह रहे हो। कॉन्कैट में क्या होता है, जो भी डेटा है वो एक दूसरे के साथ लग जाएगा, ऊपर नीचे लग जाएगा। और मर्ज में डेटा कैसे लगेगा? हाउ। ठीक है, मर्ज में डेटा कैसे होगा? इस तरह होगा, एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएगा? पेनिट्रेट होगा। अब यूज केस क्या है इसका हम देखते हैं अभी। इसको समझ में आने की बात है। देखो, होता ये है, ज्यादातर आप यही कर रहे होते हैं। ठीक है, कितने लोगों ने ज्वाइंट्स पढ़े हुए? ज्वाइंट्स बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं यहाँ ज्वाइन वाले। हाँ, कौन कौन सी ज्वाइन होते हैं, कहाँ पढ़े थे आपने? एसक्यूएल में पढ़े हुए ज्वाइंट्स। ठीक है, जहां डेटा होगा वहां ज्वाइंट्स की बात होगी। जब कोई ज्वाइन पढ़ रहे होते हैं तो बड़ा खौफ दिलाया जाएगा। एसक्यूएल पढ़ लिया, फोरम से ज्वाइंट्स पढ़ लिए, है ना? सबसे ज्यादा मुश्किल काम जो है वो क्या लग रहा होगा? ज्वाइंट्स का लग रहा होगा। ठीक है, तो कौन कौन से ज्वाइन होते हैं हमारे पास? इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और अपर ज्वाइन, बॉटम ज्वाइन, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो वो ज्वाइन जो है वो हम यहां पर भी अभी पढ़ने लगे। तो ज्वाइन ज्वाइन क्यों पढ़ते हैं भाई? ज्वाइन में और कॉन्कैटिनेशन में क्या फर्क होता है? वो तो हम कॉन्कैटिनेट में भी कर रहे हैं, 2 टेबल्स के डेटा को या 3 टेबल्स के डेटा को ला रहे हैं। यहाँ भी नया टेबल बन रहा है। हाँ हाँ, यहाँ पर डेटा मिंगल होता है। जब ज्वाइन लगते हैं ना, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया ज्वाइन लगते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा यूज केस पहले समझाऊं ताकि आपको बात समझ में आए। देखो, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके अंदर 10,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। ठीक है, कितने हजार है? अच्छा, उसका एक डेटाबेस है जिसके अंदर हर एम्प्लॉय की क्या मौजूद है? डिटेल मौजूद है। उस डिटेल में क्या क्या है भाई? डिटेल में उसकी एम्प्लॉय आईडी है, उसकी तनख्वाह कितनी है, उसकी उम्र कितनी है, उसका डेजिग्नेशन कितना है। ठीक है, और भी सारी डिटेल मौजूद है, राइट? और एक और टेबल बना हुआ है उसी कंपनी का, जो डिपार्टमेंट वाइज बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? डिपार्टमेंट वाइज बना हुआ है कि भाई ये प्रोडक्शन वालों का टेबल है, ये सेल्स वालों का टेबल है, ठीक है, ये अकाउंट्स वालों का टेबल है, ये एचआर वालों का टेबल है। समझ आ रही बात? अच्छा, अब ये जो अलग अलग टेबल है, छोटे छोटे टेबल हैं, ये उस बड़े टेबल का सबसेट होंगे नहीं होंगे? जाहिर है, जो एचआर में काम करता है वो भी कंपनी का मुलाजिम है, जो अकाउंट्स में काम करता है वो भी कंपनी का मुलाजिम है। ऐसे ही है, क्या कहते हैं? लेकिन इन सबसेट वाले टेबल्स के अंदर कुछ मजीद कॉलम्स क्या होंगे? होंगे। ठीक है, उस जनरल टेबल के अंदर उसकी रोजमर्रा की सेल्स नहीं आ रही होंगी। ऐसे ही है, क्या कहते हैं? बात समझ आ रही है? मैं इसको लिख के दिखाऊं, ड्रॉ करके बताऊं? ड्रॉ करके बता दें ताकि बात जो है वो क्लियर हो। देखो, हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास एक मेन टेबल है। ठीक है, क्या है ये? मेन। इसके अंदर कोई डिटेल है। सबसे पहले क्या होगा?
आईडी होगी, नेम होगा, एज होगी और डेजिग्नेशन होगा और क्या होगा, डिपार्टमेंट होगा और सैलरी होगी और क्या हो सकता है? हाँ, कब उसने डेटा ज्वाइन किया है, ठीक है, और चलो ठीक है, इतना काफी है यार, सही है। अच्छा, ये अब ये इसका मेन टेबल है जिसके अंदर जो है ना वो ये डिटेल मौजूद है। अब यहां पर जो है ना एक टेबल और है हमारे पास, और ये एचआर वाली है, ठीक है। इधर भी इम्प्लाई की क्या होगी, नेम होगा, आईडी होगी, एज होगी, डेजिग्नेशन होगा और डिपार्टमेंट नहीं होगा, क्यों वो तो है एचआर का टेबल, उधर डिपार्टमेंट नहीं क्या जरूरत है। चलो, सैलरी होगी और यहाँ कुछ इजाफी इंफॉर्मेशन होगी या नहीं होगी, अब उसने लोन कितना लिया हुआ है, हाँ, उसको मेडिकल मिला हुआ है नहीं मिला हुआ, होगी ना इंफॉर्मेशन, ठीक है भाई, इतनी काफी है भी हमारे लिए, सही है, बात समझ आ रही है। इसी तरह हमारे पास एक कोई टेबल हो सकता है किसका, आईटी का टेबल हो सकता है, ठीक है। यहां पर भी क्या होगी, आईडी होगी, नेम होगा, आईटी आईटी की टेबल में एज की जरूरत होगी, आईटी डिपार्ट के पास अपने लोगों का डाटा होगा, उसमें एज लिखने की जरूरत होगी, हाँ, क्यों रखेंगे, ठीक है। आईडी, नेम और आईटी में कितने अरसे से काम कर रहा है, यानी एक्सपीरियंस उसका कितना है, और तो कोई सर्टिफिकेशन की भी है उसने आईटी के हवाले से, ये, और सैलरी, आईटी डिपार्टमेंट को सैलरी की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी क्या, हाँ, क्या कहते हो, नहीं, चलो ठीक है, इतना काफी है। और चीजें आ सकती है, बट हम टू कीप सिंपल, एक हमारे पास किसका डाटा है अभी, अकाउंट्स के पास भी एक डाटा है, अकाउंट्स के पास क्या होगा भी, आईडी होगी, नेम होगा और डेजिग्नेशन होगा और इसके पास सैलरी की भी डिटेल होगी, है ना, और इसके पास लोन की भी डिटेल होगी, लोन की नहीं, इसकी डिडक्शंस की डिटेल होगी, इसके कमीशन की डिटेल होगी, ऐसा होगा, सही है। अब होता ये है कि मैं अकाउंट्स डिपार्ट में, ये मेरे पास मेन डाटा है, ठीक है, अकाउंट्स डिपार्ट में बैठे बंदा क्या करना चाह रहा है कि भाई जो अकाउंट्स डिपार्ट में जितने लोग काम करते हैं, ठीक है, अकाउंट्स डिपार्ट में जितने लोग काम करते हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई उन तमाम लोगों को समझना, सवाल को समझना पहले। देखो, ज्वाइन, कौन सा ज्वाइन का क्या करता है, ये याद करना बहुत आसान है, कोई मसला ही नहीं। लेकिन जब मसला सामने आता है तो अब लगेगा कौन सा ज्वाइन, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यार ये यूज केस आ गया, इसमें लगाऊं कौन सा वाला, ठीक है। अभी हमारे प्रॉब्लम क्या है कि अकाउंट्स डिपार्ट का जो मैं जीएम है वो क्या कह रहा है, भाई मेरे अकाउंट डिपार्ट में जितने लोग हैं ना, मुझे उन सबकी उम्र बताओ कितनी है, ठीक है, और
उन सब की डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी बताओ कितनी है, क्या करूं? अब अकाउंट डिपार्टमेंट के पास तो ये डिटेल है ही नहीं, अकाउंट्स के पास ये डिटेल नहीं है, कहां से लाएगा? मेन से कैसे लाएगा? आईडी की बेसिस पे लाएगा, हर बंदे की आईडी जाके वहां फिल्टर लगाएगा, उससे उसका डेजिग्नेशन उठा के लाएगा, जैसे हम पहले टेबल में सर्च करते रहे। हाँ भाई, अब प्रॉब्लम ये है कि अब मैंने अकाउंट्स डिपार्ट को मेन डिपार्ट के साथ क्या करना है? मर्ज करना है, लेकिन ऐसा मर्ज नहीं करना है, ऐसा कॉन्कैटिनेट नहीं करना है कि भाई सारा डेटा ला के लगा दे यहाँ पर, नहीं, बल्कि वो तमाम लोग वही डेटा उठाना है मेन से जिसकी आईडी क्या हो जाए? अकाउंट्स में मौजूद हो, वही सारा डेटा उठेगा। ठीक है, जो आईडीज कहां मौजूद है? जो आईडीज अकाउंट्स में मौजूद हैं, सिर्फ वही आईडीज का डेटा क्या हो? इस वाले कॉलम के आगे क्या हो जाए? अटैच हो जाए, बाकी सारा ना हो। सिर्फ भाई मतलब इतना है कि यहां एक आईडी लिखी हुई है जो अकाउंट्स में लिखी हुई है, वो आईडी क्या एचआर में लिखी होगी? नहीं होगी ना, उसका डिपार्ट अलग होगा, बंदा अलग होगा वहां पर। आईटी में नहीं काम, एक बंदा दो जगह तो काम नहीं करता ना, ठीक है। लेकिन सारे बंदे कहां मौजूद हैं? मेन में मौजूद है, सारे बंदे मेन में मौजूद हैं। सही, क्या कह रहा हूं मैं कि भाई जो मेरे बंदे हैं ना, उनका मुझे क्या उठाना है? मेन से डेट ऑफ ज्वाइनिंग उठानी है और एज उठानी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और एज उठानी है। अगर मैं इसको कॉन्कैटिनेट करा दूंगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? मेन के 10,000 लोग आ जाएंगे और उसके आगे अकाउंट्स के 2,500 लोग, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? NAN हो जाएंगे, NAN हो जाएंगे। ऐसे ही है। अच्छा, और इस बात की क्या गारंटी है कि हर आईडी के सामने एक आईडी लगी है? वो तो इंडेक्स की बेसिस पे आमने सामने आता है। किसकी बेसिस पे आता है? समझ में आ रही बात? इंडेक्स की बेसिस पे आमने सामने लगेगा। ये तो नहीं पता कि आईडी यहाँ पर 1 होगी, यहाँ पर 10 होगी, फायदा क्या होगा इसका? तो अगर ऐसा मर्ज कर दिया फिर क्या होगा? घर बैठे होंगे, है ना? अरे यार ये क्या किया? फिर हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें यहाँ ज्वाइंस का सहारा लेना पड़ेगा। किसका? ज्वाइंस का, कि हम मुख्तलिफ ज्वाइंस लगाएंगे, ठीक है। और ज्वाइन की बेसिस पे क्या होगा? जो आईडी यहाँ होगी वही आईडी यहाँ से क्या होगी? सिलेक्ट होगी आईडी, ठीक है। जो आईडी यहाँ होगी वही आईडी यहाँ सिलेक्ट होगी आएगी। हमारी मर्जी हम कैसा ज्वाइन लगाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं एक मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ। सारा डाटा नहीं आएगा, आईडी के सामने आईडी मैप होगी, तो उसी के पूरे रिकॉर्ड उसी के आगे आगे क्या हो जाएगा? लगना शुरू हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अब हम इसको करके देखते हैं। हमारे पास कॉन्कैट तो हमने कर लिया, और कॉन्कैट में हमने देखा कि क्या गड़बड़ हो रही है, कि भाई ये कॉलम की डबलिंग भी हो गई और NAN के इश्यूज भी जो है वो आ गए। और ये जरूरी नहीं है कॉन्कैट होने के बाद असद जो है यहाँ पर असद के आगे जो है वो असद थोड़ी है, तो अहमद का डेटा लग गया, एक ही रिकॉर्ड में अहमद का डेटा आगे लग गया। तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम यहां पर लिख रहे हैं PD डॉट मर्ज, क्या हो जाए? अभी मर्ज हो जाए। पांडास मर्ज कर दो, किसको मर्ज कर दो? डेटा 0 को डेटा 1 के साथ, ठीक है। इसके अंदर हम देखते हैं क्या है हमारे पास। लेफ्ट पे टेबल बता दिया हमने, डेटा फ्रेम बता दिया, और राइट का भी बता दिया, लिख दिया ना दोनों, लेफ्ट ये और राइट ये। अब ये कह रहा है कैसा मर्ज करना है, ठीक है।
कैसा मर्ज करना है? बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ है? इनर मर्ज। जो इनर मर्ज होता है, ठीक है, ये होता है कॉन्कैटिनेशन। क्या मतलब? अभी समझ लेते हैं, आसान सी बात है बिल्कुल। इसको हम समझ लेते हैं किससे? इसको हम समझते हैं सेट से। किससे समझते हैं? एक मेरे पास ए सेट है, उसमें ये वैल्यूज है। यार, एक मेरे पास बी सेट है, उसके अंदर क्या क्या है भाई? ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि यार इनर कर दो। क्या कर दो? इनर कर दो। समझो इनर ज्वाइन कर दो। तो मैं क्या कह रहा हूं, इनर में क्या होता है? कॉन्कैटिनेट होता है, जो मैच होता है। अगर मैंने कहा है कि भाई ए और बी का क्या कर दो भाई? इनर कर दो, तो मेरे पास नए सेट में क्या शामिल होने वाला है? यहां देखो, वन है, वन है, बिल्कुल रहेगा। टू है यहां पर, यहां टू है नहीं है। थ्री है यहां, थ्री है यहां, ठीक है, एक ही दफा होना चाहिए। फोर यहां पर, यहां है क्या? फाइव है क्या? फाइव है। सिक्स नहीं है, सेवन है, एट, नाइन, टेन। अब इसका मतलब जो नया टेबल होगा उसके अंदर ये आईडी सिर्फ आएंगी जो दोनों, इस वाले के पास ये आईडी थी, ये अकाउंट्स वाले हैं, और ये मेन वाले। मैंने कहा भी अकाउंट्स वालों का डेटा मेन से उठा लाओ, वो के मेन में सारा होना चाहिए, लेकिन अभी एग्जाम्पल ऐसी है। अब कौन कौन से अकाउंट वाले मिले उसको मेन में? वन मिला, थ्री मिला और फाइव मिला, बाकी नहीं मिले। तो जहां मैचिंग नहीं हुई उनकी आईडीज की, वो डेटा नहीं आ रहा। ठीक है, नमाज पढ़े जल्दी वापस आइएगा ताकि इसको कंक्लूड करेंगे। अच्छा भाई, हाउ में क्या लिखने जा रहे हैं हम? इनर ज्वाइन। अब देखो, पहले हम खुद ही इनर ज्वाइन को पहले हम खुद डिसाइड करते हैं, और फिर अपने आउटपुट को हम देखेंगे हमारा आउटपुट कैसा बिहेव कर रहा है। सही है? हाँ, करते हैं। अब हमारा जो है ना, एक शीट ये है, ये मैंने ले लिया यहां से, ठीक है, और दूसरी शीट जो है ये है, ये हमने ले लिया। ठीक है, नजर आ रहा है ना? राइट। अब देखो, अब जब हम इनर ज्वाइन लगा रहे होंगे तो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा वाला कॉलम है जिसके ऊपर मैपिंग करनी है। क्या? कौन सा वाला कॉलम है जिसकी बेसिस पे दूसरे डेटा में से ढूंढना है। समझ रहे? यहां पर जब मैं ये लगाने जा रहा हूं कि भाई इनर लगा दिया, तो ये हमसे पूछ रहा है ऑन। क्या? ऑन। ठीक है। अच्छा, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे आईडीज हैं जो क्या हो रहे हैं, बहुत सारे कॉलम्स हैं, सेल्समैन आईडी, सेल्समैन आईडी, ये दोनों कॉलम
इनको हम कहते हैं ओवरलैप होना। क्या कहते हैं? यहाँ एक कॉलम ये ओवरलैपिंग है, दूसरा सेल्समैन नेम का कॉलम भी ओवरलैपिंग है, सेल्समैन सिटी का कॉलम भी ओवरलैपिंग है, प्रोडक्ट का भी कॉलम क्या है? ओवरलैपिंग है, मैनेजर का भी कॉलम जो है वो ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो जब अगर मैं इसको नहीं बताऊंगा, अगर मैं इसको नहीं बताऊंगा कि भाई किसके ऊपर क्या करना है, मर्ज करना है, बाय डिफॉल्ट ये किस पे कर देगा? हाँ, क्या कह रहा है भाई? कुछ भी रिकॉर्ड नहीं आया इनर में। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां पर आईडी का कॉलम जो है, समझना जरा, आईडी का कॉलम है यहां पर, ठीक है, और यहां पर भी हमारे पास किसका कॉलम है? आईडी का कॉलम है। ऐसे ही है, दोनों में आईडी का कॉलम नजर आ रहा है। अच्छा, हमने इसको बताया नहीं है कि यार किसके ऊपर मर्ज करना है, तो इसको जो पहला ओवरलैपिंग कॉलम मिलेगा ये उसी के ऊपर क्या कर देगा? मर्ज कर देगा। अच्छा, कोई आईडी मैप हो रही है क्या? हो रही है, 1 भी हो रही है, 4 भी हो रही है, और 1 और 4 जो है वो रिकॉर्ड आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहा हमारे पास? चेक करते हैं हम। अगर भी यहां मेंशन कर दूं ऑन, ऑन किस पे कर दूं? सेल्स अंडरस्कोर मैन अंडरस्कोर आईडी। तो कितने रिकॉर्ड हुए? कौन से 2 रिकॉर्ड है ये? देखो, इसने क्या किया होगा, मैं यहां बताता हूं। हमने इसको क्या नाम दिया भाई? कि भाई कैसे रिकॉर्ड हो तुम? ये हमारा एक रिकॉर्ड था जिसको हमने यहां लिखा, और दूसरा हमारा ये रिकॉर्ड। ठीक है, अब मैं यहां क्या लिख रहा हूं भाई? इस कॉलम को इस कॉलम के साथ क्या कर दिया जाए? इनर ज्वाइन कर दिया जाए। कैसा ज्वाइन कर दिया जाए? इनर मर्ज कर दिया जाए या इनर ज्वाइन कर दिया जाए। उसने पूछा कौन से कॉलम पे करना है, मैंने कहा सेल्समैन आईडी पे करना है। तो ये क्या करेगा? पहली आईडी उठाएगा, यहां से करेगा पहली आईडी, यानी पहला रिकॉर्ड उठाया इसने यहां से। पहला रिकॉर्ड में सेल्समैन आईडी क्या है? 1। और यहां जाकर ये किसको ढूंढेगा भाई? सेल्समैन आईडी में 1 मिल गया इसको। जब इसको मिल गया तो इसने नए टेबल में आपको क्या दिया? नए टेबल में आपने इसने आपको ये रिकॉर्ड, अच्छा भाई, नए टेबल में ये रिकॉर्ड, और इसके सामने कौन सा रिकॉर्ड आएगा? ये रिकॉर्ड आएगा। ऐसे ही है। आईडी वाला कॉलम में क्यों सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं? क्योंकि वो ओवरलैपिंग कॉलम है, वो एक बार ही आएगा। हाँ, जो ओवरलैपिंग कॉलम है वो एक बार ही आएगा, क्योंकि इसी पे रख के तो उसने क्या किया है? मार्च कर दिया। तो जहां आईडी मैच हो गई वो रिकॉर्ड उसने यहां से सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, और कहीं 1 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। फिर उसने 22 को चेक किया, 22 है क्या? हाँ भाई, कहां चला गया? ऊपर चला गया। दूसरा था? नहीं यार, यही था।
नहीं भाई, दो ही है यहाँ पर यार। हुआ क्या है हमारे साथ? हाँ, टाइम पूरा हो गया। ये रहा भाई, ये रहा, वो साइज छोटा हो गया था। अच्छा, क्या समझ में आया हमें? यहां से ये रिकॉर्ड, ये इसके साथ मैप हो गया। 1 का कोई और रिकॉर्ड नहीं है। 22 का रिकॉर्ड ढूंढेगा पूरे डेटा में, कहीं है आईडी? नहीं है। 33 कहीं है? नहीं है। सिर्फ दोबारा कौन सी मिल गई इसे? 4। तो ये दो रिकॉर्ड, और बाकी कोई रिकॉर्ड इसको यहाँ इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, आईडी मैप नहीं हो रही। तो सिर्फ दो रिकॉर्ड हमारे पास रिजल्टेंट में इसलिए नजर आ रहे हैं। ओके बात। लेकिन अगर मैं इसी रिकॉर्ड को कहूं सेल्समैन आईडी पे ना करूं, इस पे कर लो, सेल्समैन सेल्स अंडरस्कोर मैन अंडरस्कोर नेम, नेम पे कर। तो नेम में हमारे पास क्या क्या है भाई? अब नेम में देखो, अहमद है यहां पर, यहां है क्या? नहीं आएगा। उमर नहीं आएगा। हुजैफा नहीं आएगा। असद आ गया। ठीक है, ये रिकॉर्ड इसके सामने क्या हो जाएगा? लग जाएगा। हुसैन नहीं है भाई। अली नहीं आ रहा है इसमें। सदफ नहीं आ रही। किरण वो भी नहीं आ रही। अली नहीं है। असद आ गया दोबारा, फिर दोबारा असद, फिर दोबारा असद। ठीक है, तो नेम पे भी जो मैच होंगे सिर्फ वही रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे? सिलेक्ट हो जाएंगे। ये किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में क्या होगा? इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे एक कॉलम, एक डेटा फ्रेम से दूसरे डेटा फ्रेम में, एक टेबल से दूसरे टेबल के अंदर, सिर्फ वही रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे हमारे पास। तो इस तरह क्या होगा भाई? अकाउंट्स डिपार्ट की सारी आईडीज मेन में मिल जाएंगी उसे, और बाकी जो मेन में और डिपार्ट्स के लोगों का डाटा होगा वो हमारे अकाउंट्स के डिपार्ट के आगे उसकी जरूरत, वो आईडी। ठीक है, सिर्फ अकाउंट्स वाली आईडीज का डाटा उसके आगे क्या हो जाएगा? लग जाएगा। दूसरी बात यहाँ आखिरी जो हम आज कर रहे हैं कि देखो यहाँ सेल्समैन नेम यहाँ भी था और सेल्समैन नेम दूसरे भी, तो उसने क्या कर दिया? इसके आगे एक्स वाई लगा दिया, प्रीफिक्स लगा दिया। जब एक से ज्यादा कॉलम ओवरलैपिंग होंगे, तो हम तो एक ही कॉलम पे ओवरलैप कर रहे हैं, तो बाकी कॉलम जो रिपीट हो रहा है उसमें वो एक्स वाई लगा देगा। बाद में आप उसको रीनेम कर लें या उसको ड्रॉप कर दें, जो करना है कर लें। ठीक है, बस आज यहीं तक करते हैं इसको। अगली क्लास में दोबारा जो है हम यही इनर से ही शुरू करेंगे।